Question number 17. The equivalent EMF of two non-ideal batteries connected in parallel is smaller than either of the two EMF. Second, the equivalent internal resistance of the two non-ideal batteries connected in parallel is smaller than the internal resistance of either of two batteries. Okay, let's move on the problem. सिमिलर टाइप का क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कहाँ पर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करंट इलेक्ट्रिसिटी सिंगल चॉइस जो एमसीक्यूज उसमें दे रखे हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन है जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनाया हुआ है. ठीक है, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा. ये हमारे पास दो बैटरीज हैं. फर्स्ट इज E1 R1 E2 R2. ठीक है, तो हमारे पास E इक्वलेंट जो होता है वो कितना था, E1 R1 प्लस E2 R2 divided by 1 upon R1 plus 1 upon R2. Let's suppose E1 is more than E2, है ना. E1 बड़ा है किसके कंपैरिजन में, E2 के कंपैरिजन में. तो अब इसमें अपन कुछ कैलकुलेशन पार्ट देखते हैं अच्छा सा. तो E इक्वलेंट को हम ये लिख सकते हैं, हमने E1 कॉमन निकाला. E1 कॉमन निकालने के बाद हमारे पास रह गया 1 अपॉन R1 प्लस E2 बाय E1 बाय R2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन E1 इज मोर देन E2. हमने अज्यूम करा है क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, E1 इज मोर देन E2. सो E2 बाय E1 इज लेस देन 1, है ना. E2 बाय E1 अगर लेस देन 1 होगा तो अपर वैल्यूज जो है वो डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में कम होगा, और डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में कम होगा तो यहां पर जो सर E इक्वलेंट है, यानी ये जो पूरी टर्म है, अपर टर्म जो है वो छोटी है और लोअर टर्म बड़ी है. लोअर टर्म बड़ी है तो लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करने पर इक्विवेलेंट जो होगा कम होगा E1 से, यानी E1 बड़ा होगा इस केस में किसके कंपैरिजन में, E इक्विवेलेंट के कंपैरिजन में. एक कॉन्सेप्ट तो ये बना. अच्छा सर, ठीक है. लेट्स सपोज हम E2 को कॉमन निकालते हैं, तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E2 कॉमन है, E2 कॉमन आया तो यहां पे लिखेंगे E1 बाय E2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, है ना. अब हमें ये दिख रहा है कि ये जो टर्म है ये मोर देन 1 है, क्योंकि E1 बड़ा है, ये मोर देन 1 है. अगर मोर देन 1 होगा तो अपर वैल्यू जो हमारे पास अपर वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये बड़ी है लोअर वैल्यू से. अगर लोअर वैल्यू से बड़ी होगी तो ये पूरी जो टर्म है वो मोर देन 1 बनेगी. अगर पूरी टर्म मोर देन 1 बन रही है तो हमारे पास जो E इक्वलेंट है वो मोर देन 1 से, E2 जो है मोर देन 1 से मल्टीप्लाई होगा. किसी भी टर्म को मोर देन 1 से मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू इंक्रीज होती है. तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो E इक्वलेंट है वो E2 से बड़ा होगा. अच्छा सर, तो सर यहां से तो मिल गया E1 से छोटा, है ना, सॉरी E2 से बड़ा है E इक्वलेंट और E1 से छोटा है. सर इसके हिसाब से तो पहला स्टेटमेंट सही होना चाहिए था, है ना. पहला स्टेटमेंट सही होना चाहिए था इसके हिसाब से. बट क्वेश्चन ने ऐसा कहीं नहीं बोला है कि E1 E2 अलग अलग है ना. और क्वेश्चन की पहली लाइन में क्या आ गया, EMF कैसा है, द इक्विवेलेंट EMF, यानी E1 और E2 सेम है. अब किसी भी प्रॉब्लम में तुम यहां पे रख के देखो या यहां पे रख के देखो, अगर E1 E2 सेम है तो क्या होगा, E इक्वलेंट E कॉमन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2
कैंसिल हुआ, कैंसिल होके इक्विवेलेंट ई के इक्वल ही होगा, किसी से छोटा ना बड़ा, तो पहली स्टेटमेंट हो गई गलत। किसकी वजह से गलत हुई? ये इक्विवेलेंट ईएमएफ लिखने की वजह से, है ना। और जनरलाइज भी नहीं कर सकते क्या हमेशा छोटा होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इक्विवेलेंट में इक्वल आता है। अगर दोनों ईएमएफ E1 E2 इक्वल्स टू ई, तो ई इक्विवेलेंट भी ई होगा, है ना। ठीक है, तो जनरलाइज हम इसको नहीं कर सकते। जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो इक्वल भी हो सकता है। जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो हमारे पास क्या हो सकता है? इक्वल भी हो सकता है। किसके? जो बैटरीज हैं स्मॉलर हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। कब हो सकता है? जब E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E, इन दैट केस E इक्विवेलेंट भी सेम होगा। तो बेटा आपकी जो पहली स्टेटमेंट जो आपने जनरलाइज करी है ये गलत हो गई। श्योर? तो ये इसकी बेसिक कैलकुलेशन है, ध्यान रखना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पार्ट है ये। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। अब सेकंड क्या है? The equivalent internal resistance of the two non-ideal batteries connected in parallel is smaller than the internal resistance of the either of the two batteries. बिल्कुल सही बात है। हमारे पास पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट क्या बन रहा है बेटा? 1/R1 प्लस 1/R2। अब एक बात बताओ कि छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होगा, ये आपने पढ़ा होगा कि भैया वन, अगर हमारे पास ये कंडीशन चलती है R1 प्लस R2 तो इंक्रीज होता है, और 1/, की फॉर्म में चलेगा तो डिक्रीज होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होने का कंडीशन कब बना? जब दोनों इक्वल होंगे, तो उस केस में वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, गॉट इट।